नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज के मुद्दे में बात होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने के एक नए फैसले की। भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर भगवान श्री कृष्ण का गमन पथ बनाएगी और श्री कृष्ण से जुड़े पौराणिक आस्था के केंद्रों जहां जहां श्री कृष्ण गए थे उन सभी मंदिरों को जोड़ते हुए धार्मिक सर्किट का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ब्रजभूमि मथुरा से लेकर उज्जैन में उनके गुरु ऋषि सांदीपनि आश्रम तक के स्थानों को मानचित्र पर लाकर विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण सर्किट के रूप में विकसित इनको किया जाना है। भरतपुर, मथुरा, वृंदावन समेत ब्रज क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि गुरु आश्रम तक दोनों सरकारें मिलकर जोड़ेंगी। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में करीब 5240 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रदेश के लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि श्रीहरि कृष्ण जन्मस्थान से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान उज्जैन तक वो जरूर जाएंगे। सीएम के साथ उनकी पत्नी गीता शर्मा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने श्रीनाथ जी का अभिषेक किया। सीएम भजनलाल ने पुंचरी, गिरिराज जी, मुकुट मिखारविंद मंदिर सहित अन्य कई मंदिरों के भी दर्शन किए। आज का मुद्दा इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर के श्रद्धालुओं को कितना फायदा होगा, दोनों राज्यों के लिए इस घोषणा के क्या मायने हैं और श्री कृष्ण धार्मिक सर्किट में गमन पथ का क्या महत्व है। जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे और वहां जहां उन्होंने जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं और जहां जहां वो गए हैं उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन स्थानों को हम प्रमुखता से मानचित्र पर लेकर के श्री कृष्ण गमन पथ जो वो मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन तक गए थे उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम करेंगे। अब आपको 8 तस्वीरें हम लोग दिखाते हैं जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगेगी। देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं टोंक में जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी। अजमेर में भी तैयारियां चल रही हैं। भरतपुर में भी देखिए किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजाया गया है। जोधपुर में भी खूब रंगों से, लाइटों से, फूल मालाओं से मंदिरों को सजाया जा रहा है। सीकर में भी ऐसी ही तस्वीरें, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से भी 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 8 अलग अलग जिलों की, जहां श्री भगवान कृष्ण के मंदिरों को आज जन्माष्टमी के इस परम उत्सव पर खूब अच्छे से मनाया जा रहा है। अब आप देश भर से ये 6 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा, महाराष्ट्र के मुंबई, राजधानी दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश के मनाली और पुरी, जगन्नाथपुरी से हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह भगवान श्री कृष्ण के तमाम मंदिरों को खूब श्रद्धा के साथ सजाया जा रहा है। तो जन्माष्टमी की धूम है, पूरा देश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर है और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक घोषणा जिसने कृष्ण भक्तों में और ज़्यादा एक जोश पैदा कर दिया, एक आस्था का एक बड़ा सैलाब इससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। या क्या इसके आने वाले वक्त में परिणाम होंगे, टूरिज्म पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शिप्रा माथुर राजनीतिक विश्लेषक के नाते से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ललित जैन हमारे संवाददाता उज्जैन से हैं और ललितेश कुशवाहा भरतपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक भी इस चर्चा से जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं शिप्रा माथुर जी का, उनसे एक ओवरऑल इसका समझ लेते हैं, आउटलाइन क्या है इस पूरे घोषणा की और इसका कैसा इम्पैक्ट जो है टूरिज्म से लेकर के और राजनीतिक रूप से भी पड़ने वाला है। देखिए, इस घोषणा की अगर हम बात करें कि कृष्ण गमन पथ, तो ये कोई मेरे ख्याल में बहुत नया मामला नहीं है। 2017 में जो स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की थी, उसके तहत राम गमन पथ और कृष्ण गमन पथ, इस दोनों पथ को आइडेंटिफाई किया मिनिस्ट्री ने और इसके लिए उस वक्त ही 195 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जरिए। राजस्थान का जो इलाका है, क्योंकि वो ब्रिज क्षेत्र में भी आता है और उसके अलावा यहाँ पर बहुत मान्यता है। जयपुर में जब हम राजधानी में बैठे हैं तो वहाँ पर गोविंद देव जी की बल्कि आराध्य हैं यहाँ के, तो
तो गोविंद देव जी का मंदिर है, सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, और नाथद्वारा राजसमंद का जो मंदिर है, इनके प्रति बहुत आस्था है। कृष्ण के प्रति राजस्थान में बहुत आस्था है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक टेम्पल टूरिज्म के लिहाज से देखें तो अच्छा है कि इस काम पर अगर प्रगति हो रही है और उस दिशा में अगर आगे बढ़ रहे हैं, और जो तालमेल चाहिए, क्योंकि दोनों और सरकारें, अगर मध्य प्रदेश का क्योंकि बहुत बड़ा इलाका, और संदीपनी आश्रम अगर हम देखें, क्योंकि हर इलाके की अपनी अपनी आस्था भी है और उसकी एक अपनी उससे जुड़ी बहुत सारी कथा और कहानियां भी हैं। तो ये पूरा अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि अच्छा है टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान का बड़ा हिस्सा जो अगर हम कहें कि आगे बढ़ने का रास्ता है वो टूरिज्म ही है राजस्थान के, तो अच्छी घोषणा है। टूरिज्म के लिहाज से निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम तो ये साबित हो ही सकता है, और इससे कई प्रदेश, कई जिले के कई गांव भी इससे जुड़ते चले जाएंगे। जब ये गमन पथ बनेगा तो इसका कितना फायदा टूरिज्म के तौर पर मिलेगा, इसको देखेंगे। लेकिन सुशांत पारिक भी हमारे साथ है। सुशांत, क्या सिर्फ टूरिज्म तक ही इस घोषणा को हम लोग देखेंगे, या टूरिज्म से अलग भी इसके कुछ और भी मायने हैं जो समझने होंगे कि इस घोषणा से और कहाँ कहाँ पर असर देखने को मिलेगा? देखिए राहुल, ये सीएम की दिली इच्छा है। वो कृष्ण के परम भक्त हैं, और हम देखते रहे हैं कि लंबे वक्त तक वो जो है गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते रहे हैं, परिवार के साथ जाते रहे हैं, और सीएम बनने के बाद भी ये तीसरा चौथा उनका कार्यक्रम है। तो कई बार जब ऑफ कैमरा बातचीत में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतना जो बड़ा क्षेत्र ब्रज का है, काफ़ी हिस्सा राजस्थान में भी आता है, गिरिराज परिक्रमा के आसपास के वो सारे क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे स्थल भी हैं, लेकिन टूरिज़्म के लिहाज से उतना डेवलप नहीं हो पाए। श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं और दूर दराज से श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन सुविधाएँ उतनी नहीं हैं। मैं खुद भी गिरिराज महाराज जाके आया था, उस तरह का व्यवस्थित ढांचा अभी नहीं है, और ये सीएम चाहते हैं कि वहाँ पे श्री कृष्ण गमन पथ के बहाने कहें या उसके जरिए कहें, उस पूरे ब्रिज क्षेत्र को एक नई शेप, नया रूप, नया आकार दिया जा सके, जिसमें फिर अगर ऐसा होगा तो श्रद्धालुओं को तो सुविधा मिलेगी। टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और संदीपानी जो गुरु हैं, उनके आश्रम में अभी आज जब वो जा रहे हैं महाकाल के दर्शन, तो वहाँ पर भी उनका जाने का कार्यक्रम है। और सबको पता है कि श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा तीनों के गुरु थे, और जो 64 कलाओं के बारे में हम बात करते हैं, ये श्री कृष्ण ने वहीं से सीखी थी। तो इस बड़े दिन के अवसर पर श्री जन्माष्टमी के अगर हम बात करें तो बड़ा दिन है और बड़ी घोषणा है। लेकिन ERCP इसके जिस तरह का तालमेल हमें दिखा मध्य प्रदेश के साथ, बहुत जल्दी MOU हुआ, सरकार कह रही कि आगे काम बढ़ रहा है, काम जल्दी शुरू होगा। उस लिहाज से अगर ये सारी बातें मध्य प्रदेश सरकार के साथ तालमेल बैठ जाए तो फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, ना केवल इस पूरे क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। राहुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुशांत। और उज्जैन के लिए लेकिन ये कितनी बड़ी बात होने वाली है, मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी बात होने वाली है, इसको भी समझते हैं। हमारे साथ ललित जैन उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता हैं हमारे। ललित, राजस्थान के लिए तो बेहद खास है ही और मध्य प्रदेश के लिए भी खास है, लेकिन पर्टिकुलरली उज्जैन के लिए अगर हम बात करें कि उज्जैन इस पूरे सर्किट का एक मुख्य केंद्र होगा, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण, जिस तरह सुशांत बता रहे थे कि उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की सांदीपनी ऋषि के आश्रम से, तो उज्जैन का जब अभी क्योंकि महाकाल मंदिर भी वहाँ पर बना है, अब एक और अगर प्रोजेक्ट इस तरीके का आएगा तो उज्जैन के पूरी इकॉनमी जो है, उसका टूरिज्म जो है, अगर उस लिहाज से देखें आस्था के साथ साथ, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका उज्जैन में रहने वाला है। बना उसके बाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई, जिससे कि यहाँ पर धंधे में, व्यवसाय में काफी उछाल आया। नए नए व्यवसाय, बिजनेस शुरू हो गए, कि लोगों को हजारों लोगों को रोजगार मिला। इसी के बाद में क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक घोषणा करी है कि उज्जैन के लिए भी कि श्री कृष्ण की जो भी यहाँ की यादगार है, वहाँ पे उनको विशेष धर्मस्थल बनाएंगे, मतलब पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाएगा। ललितेश कुशवाहा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। भरतपुर एक ऐसी जगह जहां का जिक्र है, इस घोषणा का जो पूरा मास्टर प्लान जब बनेगा तो उसमें भी इसका मुख्य रूप से जिक्र आने वाला है भरतपुर का, और भरतपुर से होकर भी श्री कृष्ण गमन पथ निकलेगा। ललितेश, भरतपुर में जब इस घोषणा के बाद क्या कुछ सुनने को भी आ रहा है, क्या कुछ लोगों की चर्चाओं के बीच में क्या ये विषय है, क्या लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि सीएम की तरफ से ऐसी बात हुई है, हमारे क्षेत्र से होकर के गमन पथ निकलेगा, क्या ऐसी चर्चा शुरू हो गई है? बिल्कुल राहुल, देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है। जैसे ही उन्होंने इस श्री कृष्ण गमन पथ की घोषणा की तो लोगों में
साफ तौर पर खुशी देखी जा रही थी कि जिस तरह से ये ब्रज का जो क्षेत्र है, लेकिन जहाँ कृष्ण भगवान ने गाय चराई, बाल लीलाएं की, तो एक उनका जो आस्था का केंद्र था, या कह सकते हैं जो उनको एक पहचान नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जिस तरह से ये श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण होगा, तो उससे कहीं ना कहीं वो खुद ये कह के गए हैं कि जो आस्था के, पौराणिक आस्था के जो स्थान है, उनको भी एक अलग पहचान मिलेगी। और जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जो इस मार्ग में स्थान मिलेंगे, उनको चिन्हित कर दिया गया है और उनका एक तरह से जोड़ करके श्री गमन पथ पर उनको एक मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। तो जो भरतपुर के कह सकते हैं लोग हैं, या पीठ के कह सकते हैं, जो ब्रज के जो लोग हैं, उनमें काफी खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है। चारों तरफ इसी बात की चर्चा है कि चलो कृष्ण भगवान की जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है। जी बिल्कुल। शिप्रा जी, राजस्थान अब वैसे बहुत, मैं भी कुछ कई बार जब राजस्थान में हम लोग होते हैं तो फिर अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई धरती है राजस्थान, और भगवान श्री कृष्ण से लेकर के पहले से भी कई देवी देवताओं का बड़ा उनके यहाँ मान और उनका एक जुड़ाव जो है परंपरागत तौर पर वो चला आ रहा है। अब जब भगवान श्री कृष्ण के लिए जब ये सब चीज़ें इस तरीके से एक प्रोजेक्ट प्लान होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, मिर्ज़ापुर में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में बनारस में देखा, कॉरिडोर बना, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो लीडर होता है, जिसके हाथ में फैसला होता है ये करने का, जो फाइनली वो सब प्लान आउट करता है और मोहर लगाता है अपनी, उस लीडर की इमेज पर किस तरीके से फिर पब्लिक ओपिनियन जो है उसके प्रति बदलता है, या कैसे वो कर्व लेता है, मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनके पहला कार्यकाल है, इस तरह के जब डिसीजंस होते हैं तो वो इमेज कैसे बदलती है, पब्लिक ओपिनियन वोटर का कैसे चेंज होता है, और यहाँ किस रूप में चेंज होगा? देखिए, एक इंस्टेंट रिएक्शन तो यही होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ जो पहले की घोषणाएं थी उसकी कंटिन्यूटी में भी बात हो रही है, और लोगों को थोड़ा सा इतिहास जब ना भी मालूम हो तो उन्हें लगता है कि हाँ, एक पहल जो है सरकार की तरफ से हुई है, जिससे कि पूरा इकोनॉमी जो है उसको बूस्टअप मिलता है। लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप मिलना वो लोगों के लिए मुझे लगता है ये आभास होता है कि हमें भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। तो राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि इसका फायदा ही मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ज्यादा मायने ये रखता है कि जो आप घोषणाएं करते हैं उस पर अमल कितने वक्त में होता है, तय समय में होता है कि नहीं होता है, और लोगों को उसमें कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब इस तरह के काम होते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं तो बहुत समय तो लगता है, क्योंकि इस खास तौर से इस वाली घोषणा के लिए अगर हम बात करें तो ये ऐसी घोषणा है जो कि नई नहीं है। लोगों को लग रही है कि नई है, लेकिन नई इस मायने में लग सकती है कि क्या भरतपुर में खास फोकस होगा, खाटू श्याम जी पर खास फोकस होगा, और ये अंदाजा पहले से भी था कि इस तरह की घोषणा होगी तो मुख्यमंत्री के जो इलाके हैं या उनका जो फोकस के जो एरियाज हैं वहां पर और ज्यादा बूस्टअप मिलने की संभावना होती है। जो टेम्पल इकोनॉमी है, अगर हम पूरे भारतवर्ष में भी देखें तो टेम्पल इकोनॉमी जो है वो बहुत एक फेवरेबल हमेशा रहता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि अगर वो वहां पर जो भी गतिविधियां हैं, खासतौर से इकोनॉमिक गतिविधियां क्योंकि बढ़ती हैं, लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलते हैं, आवागमन होता है, मोबिलिटी इजी होती है, और ये क्योंकि बहुत सिंक्रोनी में चलेगी, क्योंकि अभी केंद्र तो मैम इसमें कितना समय, अगर जब ये इस पे काम जब शुरू हो जाएगा तो कितना समय ऑलमोस्ट इसका? इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने इसलिए याद दिलाया आपको कि 2017 में ये घोषणा हुई थी, एलोकेशन भी फंड का हुआ था। राजस्थान के हिस्से में 91 करोड़ का फंड जो है वो उस वक्त भी 2017 में एलोकेट हुआ था। अब उस पर कितना काम हुआ, क्या होना बाकी है और किस दिशा में आगे बढ़ी चीजें, जैसे नाथद्वारा में हमने देखा पिछले सालों में बहुत काम हुआ है, वहां पर रहने के हिसाब से, वहां पर पर्यटन जो एक पूरा सर्किट बनना था उसके लिहाज से बहुत काम हुआ है उस इलाके में। तो क्या अब फोकस भरतपुर की तरफ मुड़ेगा, ब्रिज क्षेत्र की तरफ मुड़ेगा, जयपुर और खाटू श्याम जी और सीकर का जो इलाका है उस पर फोकस रहेगा? तो देखना है कि पेस ऑफ डेवलपमेंट जिस तरह से रहेगा, वो जो आगे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल एडवांटेज उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो घोषणाओं पर तो इंस्टेंटली रिएक्शन तो लोगों का खुशी का ही होगा कि अच्छा है घोषणा की, लेकिन सारा दारोमदार है कि उस घोषणा पर अमल कितने समय में और कितनी एफिशिएंसी से हुआ, उसका फायदा जब लोगों को मिलेगा और उन्हें लगेगा कि हमारे लिए और अवसर क्रिएट, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल इशू पूरे देश में और राजस्थान में भी वो रोजगार का है। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, इनकम जनरेशन होती है, तो सबके फायदे का इशू है। ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। उज्जैन में भी जब हम लोग देखा कि
महाकाल कॉरिडोर बना तो उसका लाभ जो है, जिस तरह अभी ललित भी बता रहे थे कि वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, तो टूरिज्म के तौर पर तो निश्चित रूप से ये बढ़िया होने वाला। लेकिन ललित, श्री कृष्ण धार्मिक सर्किट का ये जो पूरा गमन पथ है, इसका कितना महत्व है, अगर आप बता पाए पौराणिक रूप से भी, खास उज्जैन नगरी के लिए? जी, श्री कृष्ण जी की उज्जैन से 3 यादें जुड़ी हुई है, 3 संबंध है उनके। एक तो ये है कि वो यहाँ पे उनकी बुआ रहती थी, ऐसा मान्यता है। दूसरा ये है कि उनका यहाँ पर ससुराल भी है। मित्रवंदना जो यहाँ की राजकुमारी थी, वो उनकी पत्नी बताई जाती है। इसलिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मित्रवंदना आश्रम में जाएंगे। वो एक है गुरु सांदीपनि आश्रम, महर्षि सांदीपनि आश्रम में भी मोहन जी जाएंगे, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है डॉक्टर भजन लाल जी भी जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, बलराम ने और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी, और इसीलिए जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने भी उज्जैन में श्री कृष्ण भगवान को लेके कुछ योजनाएं बनाने का बोला है, और उम्मीद है कि यहाँ पर भी कुछ अच्छा हो सकता है। इस तरह की देखिए, अब यही है कि किस तरह अब 2 स्टेट की संस्कृति को जोड़ करके एक टूरिज्म को लेकर के अगर प्रोमिनेंटली देखा जाए तो एक बड़ी चीज़ ये हो जाएगी। हालांकि 2017 में जिस तरह शिप्रा जी ने बताया कि तब से इस चीज़ को लेकर के चर्चा तेज़ है, लेकिन वो तेज़ और गति उसकी कभी ना कभी बिगड़ती रहती है। अब एक गति मिलती हुई लेकिन सुशांत दिखाई दे रही है कि ये जो कॉरिडोर है, इसके जो इकोनॉमिक और टूरिज्म के तौर पर जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, उसका जो फ़ायदा होगा वो मिलने का क्या क्षण वो आ गए हैं, या फिर अभी और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है? देखिए, समय तो लगेगा राहुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री का तालमेल बहुत अच्छा है, और अक्सर कई मुलाकातों में एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। ERCP इसका एक उदाहरण है कि कैसे इतना मुश्किल काम बहुत आसानी से शुरू हो गया, जो MOU हुआ था। तो ये एक बात दर्शाता है कि जब घोषणा की है तो प्लानिंग जो है पहले होगी, और निश्चित रूप से चर्चा की होगी मध्य प्रदेश के सीएम के साथ। आज जब वो वहाँ पर मिल रहे हैं तो मुलाकात में भी इस बात पर चर्चा रहेगी, और ना केवल राजस्थान बल्कि MP के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं है, जैसे शिप्रा जी बता रही हैं कि जब सरकारें खासतौर पे भाजपा का फोकस रहा है, वसुंधरा राजे जब थी तब भी उनका खासा फोकस रहा था, चाहे वो गोगामेडी क्षेत्र के विकास की बात हो या फिर सालासर मंदिर या नाथ द्वारा। एक कोशिश की गई थी कि एक तरीके से टूरिज्म के लिहाज से भी और टेम्पल टूरिज्म के लिहाज से भी इन सब क्षेत्रों को डेवलप किया जाए। बजट में अभी भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है 100 करोड़ के आसपास की खाटू श्याम जी के लिए। हालांकि कुछ इश्यूज हो गए हैं स्थानीय लोगों के, तो अभी समय लगेगा, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है ये भजनलाल शर्मा का खुद का क्षेत्र है। पूरा बचपन उनका वहां पर बीता है, वो जानते हैं कि कैसे यहाँ पर कण कण में एक पूरी जो कहानी है, श्रद्धा का एक केंद्र है, और बहुत लंबे समय तक, हालांकि वो है अभी भी, लेकिन उस तरीके से व्यवस्थित नहीं है जितना काम होना चाहिए। मथुरा वृंदावन में जैसा जो काम हुआ, और किसी जमाने में तो पूरा एक ब्रज क्षेत्र ही था, पूरे इस क्षेत्र में कृष्ण की जो है अभी भी आस्था के चिन्ह जो हम देख पाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में, खासतौर पे राजस्थान वाले हिस्से में जो काम नहीं हो पाया, तो एक इच्छा उनकी पहले से रही होगी, और जब वो आज मुख्यमंत्री हैं और अपने क्षेत्र में अपने आराध्य के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स उनके दिमाग में नहीं होगी। लेकिन अगर ये करेंगे तो इसका फायदा, ईश्वरीय कृपा जब होती है तो उसका लाभ फिर आपको मिलता ही है। तो लोगों के बीच में उनकी जो इमेज है वो कृष्ण भक्त की है, और अगर ये घोषणा के बाद इसे तत्काल प्रभाव से शुरू करवा के समयबद्ध तरीके से पूरा कर देंगे, और एक जो रोड में वो बता रहे हैं कि एक पूरा श्री कृष्ण पथ गमन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि रास्ते में जहां जहां कृष्ण के जो है चिन्ह, उनकी लीलाओं के, चाहे बाल लीला हो, किशोरावस्था की कहानियां हो, वो सारे जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित संरक्षित हैं। उनको एक तरीके से टूरिज्म मैप पर लाकर श्रद्धालुओं को बताना और नई पीढ़ी को बताना, ये उनकी एक महत्वपूर्ण इच्छा है। लेकिन अब घोषणा हुई है, देखेंगे कब तक पूरा एक मसौदा तैयार होता है, सरकारों की सहमति बनती है और कब काम शुरू होता है। लेकिन वाकई घोषणा बहुत अच्छी है, और ऐतिहासिक तौर पर भी और जो कहें आस्था के लिहाज से भी बहुत अच्छा कदम मैं इसे मुख्यमंत्री का कहूँगा। बिल्कुल। भरतपुर की अगर पर्टिकुलरली बात करें ललितेश, तो भरतपुर जिस तरह भी सुशांत भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसी कोई रुकावट आने वाली नहीं दिखती। कहीं पर रुकावट होंगी तो उन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा, जहाँ जहाँ पे कई बार ज़मीन का विवाद हो जाता है। क्या भरतपुर में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, या फिर भरतपुर का जहाँ से वो गमन पाथ जो रास्ता पूरा निकलना है वहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं?
देखिए राहुल, बिल्कुल जिस तरह से ये जहाँ से शुरुआत होगी वहां से ये जो श्री कृष्ण गमन पथ है, तो भरतपुर से तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि भरतपुर में जगह जगह कृष्ण भगवान से संबंधित जो अवशेष है वो आज भी मौजूद है। वो कई तो इस तरह से जो बात की जा रही है वो तो यहाँ समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन मेरे साथ राहुल एक अच्छी बात है कि यहाँ मैं खुद ब्रज भूमि में मौजूद हूँ, द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये जो घोषणा की गई है उनको कैसे लग रही है। क्या नाम है आपका? मनु जी, जिस तरह से आज सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है तो श्री कृष्ण पथ को लेकर के क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा विचार है इनका, ठीक है ललितेश, उनकी आवाज उनकी ठीक से नहीं आ पा रही है। निश्चित रूप से वो उत्साहित हैं, दिखाई दे रहा है, और लेकिन आवाज़ उनकी ऑडिबली हम लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसलिए मैं रुक करूंगा, शिप्रा जी का रुक करूंगा। शिप्रा जी, एक बात मैं इसमें समझना चाहूँगा, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, अभी वो बीते दिन ही आगरा में थे, शायद आज सुबह ही मुझे लगता है वो आगरा से ही आज उनका दौरा शुरू हुआ है, तो वहाँ पर वो थे, वहाँ पर भी मंदिर वाला प्रकरण वो चल रहा है। फिर इधर कृष्ण कॉरिडोर जब यहाँ से भजनलाल सरकार बनाएगी, उधर मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चीज़ें बन रही हैं, तो ये जो बीजेपी की 3 प्रमुख स्टेट हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, जब इसमें इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब काम चलता है एक सरकार का, तो फिर वो जो वो हिंदुत्व वाली जो बात है जिसका अब जिक्र कम होता है, लेकिन वो क्यों कम हो गया? क्या बीजेपी उस तरीके से इन चीज़ों को नहीं पोर्ट्रे करना चाहती, या सिर्फ विकास के तौर पर ही वो आगे बढ़ना चाहती है, विकास का नाम लेकर के? क्या इसमें हिंदुत्व की कोई बात छिपी हुई नहीं है? देखिए, अभी की जो सरकार है और बहुत सारे फैसलों पे अगर हम अभी, हालांकि अभी मौका नहीं है वो बात करने का, लेकिन बहुत सारे फैसले हैं जिस पर की सरकार बैक ट्रैक कर रही है, क्योंकि जो उनकी अभी जो 240 सीटों की जो मजबूरी है, या जो कोएलिशन जो गवर्नमेंट है उसकी जो मजबूरी है, उसमें उन्हें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है अपने बातचीत में, अपने अनाउंसमेंट्स में, अपनी घोषणाओं में। तो अगर आप ये जिक्र कर रहे हैं तो जहन में ये बात बैठती है कि शायद इस मामले में भी उन्होंने हिंदुत्ववाद को आगे ना रख के, मेरे ख्याल में डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है, और मुझे लगता है वैसे भी वही बात अहम है इस पूरी, अगर टेम्पल इकोनॉमी को हम देखें, पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी को देखें, तो ये पूरा प्रयोजन होता है जिसके जरिए से लोग जुड़ते हैं, आस्था जुड़ती है, उनकी भावना सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज के प्रति, उनकी परफॉर्मेंस के प्रति, तो मुझे लगता है पूरा एक जरिया होता है। तो ये टेम्पल टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स जिसमें कि लोग ये तय करेंगे कि आपने जो कहा वो किया, कैसे किया, किस क्वालिटी का किया। देखिए, यूपी में भी बहुत सारी बातें ये भी आई थी कि जिस क्वालिटी का काम नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसका नुकसान जो है वो फिर आपको आने वाले चुनावों में देखना पड़ता है। ठीक कह रही हैं। तो ये वाला जो पूरा उपक्रम है, जो कृष्ण गमन कॉरिडोर है, इसमें भी आप देखिए जब राम गमन पथ की बात हुई थी तो उमा भारती जब सीएम थी 2004 में, तब उन्होंने वहां से बातचीत शुरू की, फिर शिवराज सिंह चौहान का दौर आया तो उन्होंने फिर इसके लिए बजट एलोकेट किया। इतनी धीमी गति से सारे काम चले, और उसके मुकाबले आप देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट होते हुए उन्होंने जो पूरा जो एक पूरा राम का जो पथ था, सीतामढ़ी से लेकर जगदलपुर तक का जो पूरा इलाका है, वो पूरा उन्होंने उस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया कि कैसे जो राम कहाँ रहे, कहाँ गए, वनवास में जो पूरा 14 वर्ष वो हुआ, तो उन्होंने उसका एडवांटेज, कहना चाहिए कि एडवांटेज उन्होंने लिया। जबकि राजनीतिक तौर पर, विचार के तौर पर कांग्रेस, भाजपा को उसमें थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ के काम करना चाहिए था। लेकिन अभी ये मौका है, क्योंकि अभी सरकार के पास में एक तो ये एक प्रोपोजिशन जो आप भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह उनकी सरकार है, और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए पूरा मैकेनिज्म है उनके पास में। पता, अब हम डिले इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पहले बहुत सारी कवायद ऑलरेडी हो चुकी, तो उसका एडवांटेज जो है, मुझे लगता है कि अगर परफॉर्म करेगी सरकार, इसको ठीक से अंजाम देगी तो उसका। अच्छा, संदीपनी आश्रम का आपने देखा, मैंने संदीपनी आश्रम जब मैं गई तो ऑलरेडी वहां पर बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मोबिलिटी होनी चाहिए, जो एक्सेस होनी चाहिए, उज्जैन का हाल आज भी बहुत आस्था की नगरी होते हुए भी फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है लोगों का। तो वो थोड़ा सा ख्याल में रखना चाहिए कि जब आप आस्था की बात करते हैं तो उसी आस्था को आगे रखते हुए परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट और क्वालिटेटिव। मैं आपकी बात से मैम ये समझ पाया हूँ कि एक तो ये प्रोजेक्ट जो है, आप पर्टिकुलरली ये कहना चाह रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है, ये
लाया जाए ना लाया जाए, सब बातें तो सब होती रहती है, लेकिन आप ये कह रही हैं मुख्य फोकस ये होना चाहिए कि जब ये बनना शुरू हो, इस पर काम शुरू हो, तो एक तो क्वालिटी से शुरू हो और समय पे ख़त्म हो जाए। शुरू होना तो आसान होता है, ख़त्म आप चाहती हैं कि वो समय पे ख़त्म हो जाए, ताकि ये सिर्फ एक लॉन्ग टर्म एक सपना ना चलता रहे कि उन गांव से, उन गलियों से जहाँ से होकर के वो उन्हें लग रहा है कि कल को यहाँ पे दुकान खोल पाएंगे, हम यहाँ से लोग गुजरेंगे, तो वो सपना जो है वो 5-10 साल तक ना चलता रहे। अगर आज सपना दिखा रहे हैं तो उसको आज की तारीख में आपको पूरा करना चाहिए, अदरवाइज फिर ऐसे बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आपने बताया कि फिर एक दूसरा एग्जाम्पल भी पब्लिक फिर देखेगी, वो देखेगी कि अन्य गवर्नमेंट में जहाँ पर जिस तरह अभी शिप्रा जी ने उदाहरण दिया कि राम जी का पूरा पथ जितना वो लोग उनके क्षेत्र में था उतना उन्होंने बनाया, तो फिर ये भी जनता देखती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह के फैसले लिए जाएं तो उसको फिर सही तरीके से पूरा भी कर दिया जाए। लेकिन एक बार ललित के पास चलेंगे, क्योंकि बात आस्था की है, बात इतिहास की भी है। ललित, अगर आप बता पाएं कि सांदीपनि ऋषि के बारे में थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को और कुछ जानकारी दे पाएं, कितना उनके आश्रम जहाँ पर वो अभी भी स्थित है, कितना उसका महत्व है, क्या लोग वहाँ आते हैं? जी, महर्षि सांदीपनि का जो आश्रम है वो मंगलनाथ रोड पर स्थित है। यहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने, बलराम जी ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी, और इसी कारण यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हो जाते हैं। आज जन्माष्टमी पर यहाँ पर अत्यधिक भीड़ है, और यहाँ पर रात को डॉक्टर मोहन यादव भी, सीएम मोहन यादव भी दर्शन करने और पूजा करने जाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी अभी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है ललित, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उज्जैन से आप जुड़ रहे थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया ललित। आपका भी शुक्रिया शिप्रा जी, आपका भी बहुत तमाम जानकारी आपसे तो हमारे दर्शकों को सीखने को हमेशा मिलती है। सुशांत जी आपका भी शुक्रिया। ललितेश कुशवाहा बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे थे भरतपुर से। तो मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब इस मुद्दे पर लगातार चर्चा होनी है और देखना भी है कि किस तरीके से सरकार इस पूरे कॉरिडोर को, इस पूरे गमन पथ को डिज़ाइन करती है और कितनी जल्दी, कितने अच्छे तरीके से, ये भी देखना होगा। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन ही आज ये घोषणा सीएम ने की है। नमस्कार।